नमस्कारम, जय हिंद ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। क्या हाल चाल आप सभी के। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो एक ऐसे विवाद से जुड़ा है जो ऐतिहासिक है, जिसे मैं मानता हूं राज्य बनाम राज्यपाल। ये जो राज्य बनाम राज्यपाल है ये बिल्कुल ऐसा ही साउंड करता है 1970 के दशक में, जब हम कहते थे संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद बेटा गोलकनाथ केशवानंदा भारती और वमन राव जैसे केस आए थे। आप मेरी हेडिंग को पढ़िए, मैंने आपके लिए क्या लिखा। स्टेट वर्सेस गवर्नर, डिले इन असेंटिंग टू बिल। ठीक है, आज 8 अप्रैल 2025 एक ऐतिहासिक तिथि है, एक ऐतिहासिक तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है, जिसे जैसे अपन केशवानंदा भारती की बात करते हैं, एसआर बोमई की बात करते हैं, आईआर कोयलो की बात करते हैं, उसी तरीके से बेटा यह जजमेंट भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप इस केस की डिटेल को याद कर लो। इस केस को पक्के तौर पर यह आएगा एग्जामिनेशन में। केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर 2023, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द वाइस चांसलर 2023। ठीक है, दो पेटिशन थी, दोनों को क्लब कर दिया गया। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर आगे बढ़ता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना अगर ये कंटेंट लेना है और मेरे साथ आगे बेटा संवैधानिक मुद्दों पर आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे कह रहा था ये जो विषय है, ये जो विवाद है, ये बेसिकली राज्य और राज्यपाल का है। और ये विवाद नया नहीं है। आपने वेस्ट बंगाल में इस तरीके का विवाद देखा होगा, आपने केरला में इस तरीके का विवाद देखा होगा, पंजाब में देखा होगा। अभी का जो विवाद है वो तमिलनाडु का है। चलिए मैं अपने कंटेंट, अपनी स्लाइड के साथ आपको लेकर आगे बढ़ता हूं। एक एक शब्द समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा समझाऊंगा और दावा करता हूं जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं समझाऊंगा, अगर उतना पढ़ लिया, याद कर लिया, मेरे मैटर को कॉपी पेस्ट कर लिया, एग्जामिनेशन में किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड। द सुप्रीम कोर्ट टुडे मतलब आज 8 अप्रैल 2025 held that the action of the Tamil Nadu Governor Dr. R.N. Ravi withholding assent for 10 bills, the oldest of them pending since January 2020, and reserving them to the President after they were reenacted by state legislature is illegal and erroneous in law and liable to be set aside. सुप्रीम कोर्ट कहती है जनवरी 2020 जब कोविड का पहला आउटब्रेक नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कहती है तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जिन 10 बिल को पारित करके बहुमत से गवर्नर साहब को भेजा गया, गवर्नर साहब आप अपनी एसेंट दे दीजिए। जनवरी 2020 से अभी तक बेटा 10 ऐसे बिल थे जिन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पहली बार बहुमत से पास करके गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने उस पर एसेंट नहीं दी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा उससे पास करके बहुमत से गवर्नर साहब के पास भेजा, गवर्नर साहब ने उस पर अपनी एसेंट नहीं दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन 10 बिलों पर हम अपनी सहमति देते हैं और जो गवर्नर का एक्ट है वो इलीगल एक्ट है, वो एरोनियस एक्ट है। महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान आ रहा होगा, यहां भी कुछ ऐसी टिप्पणियां मिलती जुलती सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए की थी। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ता हूं आपको लेकर। सुप्रीम कोर्ट कहती है क्योंकि गवर्नर के पास पावर होती है। देखो भाई, गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता है। जिस तरीके से भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। बिल्कुल उसी स्कीम पर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता है। इसलिए होता है क्योंकि बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता है जब तक ऑनरेबल गवर्नर की उस पर एसेंट न मिल जाए। रेलिवेंट प्रोविजन है, आपको पता है, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर 111, गवर्नर के लिए आर्टिकल नंबर 200। ये पार्ट 5 का प्रोविजन है, ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन है। गवर्नर इसीलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बेटा पार्ट माना जाता है। लेकिन तमिलनाडु के केस में गवर्नर साहब अपनी एसेंट नहीं दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर इन्वोक करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर ये किस आर्टिकल में है? आप मेरे साथ बैच में होते तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते थे। सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर बेटा हम आइडेंटिफाई करते हैं आर्टिकल नंबर 142 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करने का मतलब अत्यंत ताकतवर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को इन्वोक करती है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को इन्वोक करते हुए उन 10 बिलों
जो 10 कानून थे, कानून बोलना गलत है, जो 10 बिल थे जिन पर एसेंट पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे दी। और सुप्रीम कोर्ट कहती है एनी कंसिक्वेंशियल स्टेप which might have been taken by president on the said 10 bill were also declared non-est law। non-est law का मतलब होता है it is not। कहने का मतलब है कि तमिलनाडु के गवर्नर ने जो 10 बिल हैं जिन पर वो अपनी कंसेंट नहीं दे रहे थे, कंसेंट मतलब एसेंट, उसे कहा कि ठीक है हम प्रेसिडेंट की संस्तुति के लिए प्रेसिडेंट के पास लेकर जाएंगे, प्रेसिडेंट से एसेंट लेकर आएंगे। वो बैठे थे, पेंडेंसी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसे अप्रूव कर रहे हैं और इन 10 बिल्स पर अब प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया। क्या बढ़िया ताकत सुप्रीम कोर्ट की, जिसके लिए हम लोग कहते हैं भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ताकतवर है। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर करती है, दैट द 10 बिल्स वुड बी डीम्ड टू हैव रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द गवर्नर when they were presented in the second round after they were passed again by the state assembly। इसे आपको इस रूप में समझना होगा। आर्टिकल 200 को अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 200 का जो प्रोवाइजो है होता है कुछ इस तरीके से, अपवाद है, एक्सेप्शनल है। मैं आपको समझाता हूं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बेटा अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके गवर्नर के पास बिल को पारित करके भेजा। गवर्नर से कहा आप अपनी एसेंट दे दीजिए, जब तक एसेंट नहीं मिलेगी तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जिस बिल को उसके पास भेजा है एसेंट के लिए वह उसे वापस रिकंसीडर करे, तो गवर्नर के पास भी यह पावर है, प्रेसिडेंट के पास भी यह पावर है कि उस बिल को वापस भेजा जा सकता है। यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुमत से बिल को पारित करके गवर्नर के पास भेजा था। गवर्नर ने उस पर अपनी एसेंट नहीं दी। ठीक है, तो कहा ये जो 10 बिल हैं ये उसी दिन से अप्रूव मान लिए जाएंगे जब इसे दूसरी बार गवर्नर को भेजा गया था, जब दूसरी बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पारित करके बहुमत से वापस गवर्नर के पास भेजा कि आपने कहा था रिकंसीडर करने के लिए, हमने कर लिया, हम वापस भेज रहे हैं, अब तो दे दो अपनी एसेंट। गवर्नर ने तब भी अपनी एसेंट नहीं दी, डीमिंग प्रिजम्पशन। सुप्रीम कोर्ट कहती है उसी दिन से मान लेंगे जब दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने गवर्नर को भेजा और गवर्नर हाउस ने उस बिल को रिसीव कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये ऐतिहासिक जजमेंट किसने दिया? मैं हमेशा कहता हूं जो हिस्टोरिकल जजमेंट है उनके जजेस के बारे में जानो, उनके जजेस के नाम को याद रखो। जस्टिस JB पार्डीवाला, जस्टिस R महादेवन। अ बेंच ऑफ जस्टिस JB पार्डीवाला and R Mahadevan held that the governor did not act bona fide as the bills were sent to president after the governor himself sat over them over a long period of time and were reserved for the president, so on after the Supreme Court judgment in the Punjab governor case which held that the governor cannot veto the bill by sitting over them। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का एक्ट बोनाफाइड नहीं था। अटॉर्नी जनरल खड़े होकर कहते हैं ये गवर्नर की पावर है। सुप्रीम कोर्ट कहती है एक बात बताओ, अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, गवर्नर के पास पावर है, आर्टिकल 200 में लिख देता हूं आपके लिए, जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा बिल गवर्नर के पास भेजेगी, गवर्नर आर्टिकल 200 रेड विथ आर्टिकल 201, ये गवर्नर की पावर मानी जाती है कि वह उस बिल पर एसेंट ना देकर उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर दे। इसकी बड़ी आलोचना होती है इस प्रोविजन की, लेकिन ये एक बड़ा लिविंग और वाइटल प्रोविजन है भारत के संविधान का। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर गवर्नर बोनाफाइड होते तो जब उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहली दूसरी बार बिल भेज रहे हैं, उन्हें लगता है प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत है, तुरंत भेज देते। तमिलनाडु के गवर्नर क्या कर रहे हैं कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके पास बिल भेज रही है तो वो बैठ गए, है ना, नो एक्ट। ठीक है, और काफी लंबे समय बीत जाने के बाद उसे वो भेज रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो बोनाफाइड का जो डिफेंस है, बोनाफाइड का जो प्रोपोजिशन है, जितना रेलिवेंट वो इंडियन पिनल कोड में है सेक्शन 52 में, उतना ही रेलिवेंट बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं ना 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 ना, गवर्नर ने बोनाफाइड एक्ट में ये काम नहीं किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप मेरे साथ पढ़ेंगे समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है हिस्टोरिकल जजमेंट में दैट गवर्नर डज नॉट हैव दिस पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो ऑन बिल। आप कहेंगे एक मिनट गुरुजी, क्या गवर्नर के पास पॉकेट वीटो नहीं है?
क्या गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो का नहीं है? मैं कहूंगा है, इसीलिए तुमको एपी सर की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं उसे इंटरप्रेट करके बताता हूं। अच्छा, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? 2 मिनट में इसे भी समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो अगर बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ने एक्सरसाइज किया तो जो बिल गवर्नर या प्रेसिडेंट को भेजा गया है वो कभी कानून नहीं बन सकता। ऐसा प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के केस में देखने को मिलता है, ऐसा उस केस में देखने को मिलता है जब कैबिनेट अपनी संस्तुति के बाद किसी बिल को हाउस में भेजती है, हाउस वो बिल प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास भेजता है, और जिस कैबिनेट ने शुरुआती अप्रूवल दी थी वो भंग हो गई, रिजाइन कर दी। नई कैबिनेट आई, उसने कहा ए गवर्नर साहब, ए प्रेसिडेंट साहब, वो जो बिल भेजा गया है उस पर संस्तुति मत देना। ऐसे केसेस में गवर्नर प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब जहां एब्सोल्यूट वीटो हुआ, एब्सोल्यूट नाम ही है, वहां पर भेजा हुआ बिल बेटा कभी एक्ट नहीं बन सकता। पॉकेट वीटो का क्या मतलब होता है? पॉकेट वीटो का मतलब होता है जो ज्ञानी जैल सिंह के केस में हुआ था 1986 की, गवर्नर या प्रेसिडेंट बेटा ना तो रेटिफाई करेंगे, ना तो रिजेक्ट करेंगे बिल को, ना तो रिटर्न करेंगे, अपनी जेबा में डालेंगे, पॉकेट में डालेंगे और कोई एक्ट नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट आज के ऐतिहासिक निर्णय में कहती है कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो नहीं है, लेकिन मतलब है बट सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसे मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पिछली साइड पर आपको लेकर चलना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के गवर्नर का जो एक्ट है वो बोनाफाइड नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब वाले जजमेंट को रेफर किया। ये जो पंजाब का जजमेंट है ये भी आपके लिए लिख देता हूं, ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब एंड अनदर 2023 का जजमेंट है। 3 जजेस बेंच का जजमेंट है। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में यह जजमेंट आया था। इसमें भी यही था, एसेंट को लेकर जो कॉज ऑफ एक्शन था, मैटर इन इशू। 2023 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट कहती है, 3 जजेस बेंच, कि जो असली पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में निवास करती है। कहा साहब गवर्नर क्या करेंगे? कहे गवर्नर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो रियल पावर है इट इज वेस्टेड टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में 2023 में बेटा कहा था कि गवर्नर जब भी काम करेगा ही विल एक्ट, ही और शी विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 163, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। आर्टिकल नंबर 163 में है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की रहेगी वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेगी। ठीक है, तो इस पोजीशन को रीअफर्म किया गया अभी 2023 में। कॉज ऑफ एक्शन यही था कि गवर्नर जो एसेंट में देरी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आज कहती है नो पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो ऑन बिल। आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, मैं इसे समझाऊंगा। The judgment authored by Justice Pardiwala held that there is no concept of absolute veto or pocket veto under the constitutional scheme for the governor। कैसे वो इस बात को समझाते हैं? वो कहते हैं as per Article 200 of the Constitution of India, the governor is expected to take one of the 3 course of action on bill। जस्टिस पारदीवाला समझा रहे हैं आर्टिकल 200 को कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर को कोई बिल भेजेगी, गवर्नर के पास 3 ही विकल्प हैं। वो 3 विकल्प क्या है? जस्टिस पारदीवाला क्या कहते हैं कि गवर्नर या तो एसेंट को ग्रांट कर दे, या तो विदहोल्ड कर दे, और या तो उस बिल को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए। इन 3 अल्टरनेटिव के अलावा, इन 3 विकल्पों के अलावा गवर्नर के पास चौथा कोई विकल्प नहीं है। फिर इस बात को यह आगे लेकर जाते हैं। The Supreme Court held today that the bill can be reserved for the president only at the time of first instance। यहीं पर आपको आर्टिकल नंबर 200 पढ़ना होगा। आर्टिकल नंबर 200 का जो पहला प्रोवाइजो है मैं लिख देता हूं आपके पासिंग रेफरेंस के लिए। आर्टिकल नंबर 200 फर्स्ट प्रोवाइजो, 2 प्रोवाइजो हैं उसमें। पहले प्रोवाइजो के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बिल को रिजर्व करना है, गवर्नर के पास पावर है। भाई गवर्नर को लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा बिल बना रही है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रभावित हो सकती है, जो फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर सकता है, जो अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली संविधान को बदलने वाला है,
जिससे सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ा बढ़ेगा तो कहेगा अरे भैया इससे अच्छा है चले प्रेसिडेंट के पास, उन्हीं से कह दें आप एक बार रिव्यू कर लीजिए और अपनी एसेंट दे दीजिए। यह एक खूबसूरत प्रोविजन है भारत के संविधान का। सुप्रीम कोर्ट कहती है 8 अप्रैल 2025 के ऐतिहासिक जजमेंट में जस्टिस पारदीवाला के शब्द हैं, अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करना है तो वह पहली बार जब बिल भेजा जाएगा तभी कर ले। ऐसा नहीं पहली बार भेजा गया, वो बैठे हैं, फिर रिकंसीडर के लिए वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बहुमत से बिल पास करके गवर्नर के पास भेज रही है, फिर बैठे हैं, फिर कहते हैं हम इसे प्रेसिडेंट के पास लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, ये मेलाफाइड एक्ट है, ये बोनाफाइड एक्ट नहीं है। अगर प्रेसिडेंट के पास भेजना है, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए बिल रिजर्व करना है, तो जब पहली बार राज्य की विधानसभा बिल भेज रही है संस्तुति हेतु तभी ऐसा किया जा सकता है, दूसरी बार के लिए इसे छोड़ा नहीं जा सकता। पारदीवाला साहब क्या कहते हैं, एज अ जनरल रूल इट इज नॉट ओपन फॉर द गवर्नर साहिब टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट आफ्टर द बिल हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, नहीं हाँ गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग पास्ड अगेन बाय द असेंबली। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब सेकेंड टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उन कंसिडरेशंस को ध्यान में रख के जो गवर्नर ने उनसे कहा था, मतलब गवर्नर जब बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है तो कुछ कंसिडरेशन मैसेज के साथ, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने ना माने, पार्लियामेंट माने ना माने, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा बिल भेज रही है किसके पास, गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास, एज द केस में बी। आई होप यू आर गेटिंग। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस केस में आप बेटा नहीं भेज सकते गवर्नर साहब। क्या लिखा है, इट इज नॉट ओपन फॉर द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, क्योंकि बिल अब रिप्रेजेंट हो रहा है। बिल जब पहली बार प्रेजेंट होगा तभी रिजर्व किया जा सकता है, जब बिल दोबारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेकेंड टाइम, तो फिर से कहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एसेंट के लिए उस बिल को रिजर्व नहीं किया जा सकता। जस्टिस पारदीवाला आगे कहते हैं एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसे भी पढ़ लो। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसका अपवाद, the only exception is when the bill presented in the second round is different from the first version. जस्टिस पारदीवाला read out from the judgment. जस्टिस पारदीवाला कहते हैं कि पहली बार जो बिल भेजा गया गवर्नर ने कहा भैया रिकंसिडर करो, फिर से देखो, फिर से भेजो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब दोबारा उस बिल को रिप्रेजेंट कर रही है तो गवर्नर ने कहा अरे ये पहला वाला दूसरा वाला यार ये तो दोनों अलग अलग है, तब वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। लेकिन अगर सेम बिल है रिप्रेजेंटेशन के टाइम तो गवर्नर की ये पावर नहीं है। खूबसूरत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का। मेरी मार्जिनल हेडिंग क्या कहती है, आपके कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन के लिए ध्यान से पढ़िएगा। इफ द गवर्नर विदहोल्ड एसेंट टू द बिल देन दे मस्ट बी सेंट टू असेंबली। अगर गवर्नर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं तो क्यों विदहोल्ड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है भेज दो ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। भैया विधानसभा ने तुम्हारे पास एसेंट के लिए भेजा, तुम विदहोल्ड करके बैठ गए, तो क्यों बैठ रहे हो, बोनाफाइड एक्ट करो, या तो दे दो एसेंट या तो वापस कर दो। आप समझिएगा इस कंटेक्स्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द ऑप्शन अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो टू आर्टिकल 200, ये देखो फर्स्ट प्रोवाइजो का रेफरेंस आ गया जो मैं भी आपको बता रहा था। The option under first proviso to Article 200 is not an independent option, and that this must be exercised in the conjunction with the power in the substantial clause of Article number 200. What does it mean? This means that once the governor declares that he was withholding assent to the bill, then he must send back to the bill to the assembly for reconsideration. यार सुप्रीम कोर्ट यहां भैया में भी तो लिख सकती थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने मे शब्द का यूज किया? इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। कहेंगे नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट कहती है द ही मस्ट, मतलब गवर्नर मस्ट सेंड बैक द बिल टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, कि विदहोल्ड करने की जरूरत क्या है, आपकी मंशा है संवैधानिक जो दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है उनको डिस्चार्ज करने की। आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट हैं, आपको लगता है कि एसेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, सो फॉर सो गुड, नहीं देनी चाहिए तो आप वापस भेजो ना, बैठे क्यों हो,
विद होल्ड क्यों कर रहे हो, ठीक है। इन दिस केस अटॉर्नी जनरल साहब खड़े हुए, अटॉर्नी जनरल कहते हैं he had argued that when the governor declared that he was withholding assent, he did not send them to assembly and hence it was not open for the assembly to reenact them. This argument was rejected. भाई वकील हैं, वकील खड़े होंगे तो अपने क्लाइंट का बेहतर तरीके से पक्ष रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं कि जब गवर्नर ने विदहोल्ड कर दी अपनी एसेंट तो इसका मतलब उसने वापस भेजा ही नहीं, भेजा नहीं तो स्टेट असेंबली वापस उसे कैसे भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा, और उनके आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एसेंट, मैं अगले 5 से 7 मिनट में इसे समझाऊंगा, इसी बहाने एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा आर्टिकल 200। जिन बच्चों को नहीं पता है वो आर्टिकल 200 मुझसे फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर क्या प्रोसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब बिल को भेजेगा तो गवर्नर साहब जो एसेंट देंगे उसका प्रोसीजर क्या है, ड्यू प्रोसेस क्या है। Assent of the governor, assent of the governor or the president, by governor 200 में देगा एसेंट, प्रेसिडेंट 111 में देगा, is necessary for a bill passed by the legislature to become a law। ये तो आपको पता होनी चाहिए कि जब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलेगी, ये पार्लियामेंट के लिए, ये विधानसभा राज्य के लिए, तब तक वो कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी से बिल को ना पारित कर लें वह कानून नहीं बन सकता। और हमारे पीसीएसजी में तो कितने सारे सवाल आते हैं कि बिल ऑपरेटिंग कब हुआ, मतलब एसेंट कब मिली प्रेसिडेंट से। The constitution is however categorical about money bill which are automatically considered to have a governor assent। देखो मनी बिल की पोजीशन अलग होती है क्योंकि उधर भी अलग है, आर्टिकल 110 आप पढ़ते होंगे। मनी बिल के केस में बेटा क्या होता है मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब के लिए, मनी बिल के केस में मैं बता रहा हूं, गवर्नर या तो उसे रेटिफाई करेंगे, ठीक है, मतलब मनी बिल का रेटिफिकेशन हो सकता है, मनी बिल को गवर्नर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों पर मैं टिक मारता हूं, आप समझना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर स्टेट से जुड़ा मनी बिल है तो बेटा गवर्नर साहब क्या नहीं कर सकते हैं, गवर्नर साहब उसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं, जिसे आप सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो का ये कंसेप्ट है ना कि रिटर्न करना, रिटर्न नहीं कर सकते। और मनी बिल पर गवर्नर साहब पेंडेंसी मतलब पेंडिंग उस मनी बिल को नहीं कर सकते। इधर मैं क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। तो मनी बिल को छोड़ देते हैं, हम नॉर्मल बिल की बात करते हैं, ठीक है। मनी बिल के नियम अलग है। सो when a bill passed by both houses of the legislature is presented to the governor for his assent, he is empowered under article number 200 of the Constitution of India to exercise any of 4 alternatives। सुप्रीम कोर्ट 3 की बात कर रहा है, मैं आपको प्रोसीजर समझाने के लिए 4 की बात कर रहा हूं। पहला क्या है बेटा, वो अपनी एसेंट दे देगा। दूसरा क्या है, गवर्नर साहब अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर देंगे। तीसरा क्या है, वो लेजिस्लेचर को रिटर्न कर देंगे बिल को। और चौथा क्या है, वो प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए बिल को रिजर्व कर देंगे। ये आर्टिकल 200 को आप पढ़ेंगे तो 4 पोजीशन निकलेगी, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यों 3 बोल रहा है, क्योंकि जो बिल का रिटर्न होने का प्रोपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलग से डील किया, ठीक है। ये ट्रू पोजीशन है कि गवर्नर के पास बिल भेजा गया तो गवर्नर के पास बेटा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 200 ये 4 पोजीशन है, 4 विकल्प है। इफ द गवर्नर चूजेस टू विदहोल्ड एसेंट, he should return the bill as soon as possible, requesting the assembly to reconsider the proposed law or any specified provision or suggest amendment। However, the assembly is not obligated to accept these recommendation and can pass the bill again in its original form। 2 चीजें हैं। गवर्नर साहब से कहा गया कि जब आपको अपनी एसेंट को विदहोल्ड करना है तो एज सून एज पॉसिबल आप उसे भेज दीजिए वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। हो सकता है गवर्नर को लगे कि जो प्रोपोज लॉ बनने के लिए हमारे पास बिल भेजा गया है उसमें थोड़े चेंजेस हैं, कुछ प्रोविजन हटाने हैं, कुछ प्रोविजन डालने हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, कर दीजिए, ठीक। और फिर जो दूसरा पार्ट है कि असेंबली क्या गवर्नर साहब की रिकमेंडेशन से बंधी है, नो नॉट एट ऑल। आर्टिकल 143 पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जब एडवाइस मांगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ना प्रेसिडेंट बंधा है एडवाइस मांगने के लिए, ना सुप्रीम कोर्ट बंधी है एडवाइस देने के लिए। नॉर्मल प्रोपोजिशन तो यही है ना, सामान्य नियम तो यही है ना, छोड़ दो आजादी के पहले की जो ट्रीटी वगैरह है। अगर आपने पढ़ा होगा 143 तो आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो कहा कि एज सून एज पॉसिबल आप भेज दो,
राज्य विधानसभा को, और असेंबली बंद ही नहीं है गवर्नर साहब की बात मानने को, ठीक है। सो दिस टाइम द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव एसेंट टू इट एंड डज नॉट एंजॉय द डिस्क्रिशन टू रेफर इट टू प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए जो बाध्यकारी प्रोविजन है, ये बेसिकली 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद का डेवलपमेंट है। तो ये ट्रू पोजीशन है। मैं आशा करूंगा मेरे इतनी आसान भाषा में समझाने के बाद आप इस विषय को याद रखेंगे। ये जो है कि अब दोबारा भेज दिया तो अब आपको अपनी एसेंट देनी है, गवर्नर के लिए कहा जा रहा है। सो बेसिकली दिस प्रोविजन affirms the primacy of the legislature comprising elected representative of the people over the constitutional head of the state in the legislative exercise। गवर्नर क्या है भैया? गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही तो है। क्या उसका चुनाव हो रहा है? नहीं, मतलब प्रेसिडेंट ही तो उसे बना के भेज रहे हैं। और जो राज्य की विधानसभा के मेंबर बैठे हैं जिन्होंने बिल को पारित किया, बहुमत से किया, उस पर डेलिब्रेशन किया, उन्हें तो जनता ने चुना है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया ही रियल सॉवरेन मानी जाती है, इस सेंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ पावर वी द पीपुल ऑफ इंडिया है। इस देश की सोर्स ऑफ पावर संविधान, संविधान की सोर्स ऑफ पावर वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही ना प्रेम्बल में लिखा है। और यही जो ये पंजाब वाला केस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रेफर किया, बिल्कुल यही बेटा सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में यही रीअफर्म किया। सो अ बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इफ द गवर्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट it would endanger the position of the concerned high court by whittling away its power। तो ये आपको सेकंड प्रोवाइजो में मिलेगा, आर्टिकल 200 का जो सेकंड प्रोवाइजो है कि अगर बिल हाई कोर्ट की पावर को विटल डाउन करता हुआ प्रतीत हो रहा है तो एक एक्सेप्शन स्वरूप गवर्नर के पास पावर है कि वो तब भी रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 200 पढ़ लो, आर्टिकल 111 पढ़ लो। क्या कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं। ये सारा विवाद इसीलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इन दोनों में प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। और यही लूप होल है बेटा पॉकेट वीटो के लिए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा ना कोई पॉकेट वीटो नहीं, एब्सोल्यूट वीटो नहीं। कहने का मतलब है कि पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल इस रूप में नहीं करेंगे कि आप उसे एब्सोल्यूट वीटो में बदल दें, ठीक है। तो ये जो लूप होल है यही पॉकेट वीटो को जन्म देता है। आप मेरी जो अगली स्लाइड है, टाइमलाइन लेट डाउन, मैं क्यों आज के जजमेंट को हिस्टोरिकल कह रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए बेटा टाइमलाइन लेट डाउन कर दिया। हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी एसेंट कितने दिनों में दोगे। यही सार है, यही इतिहास है नया। मैंने कहा ना संविधान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला यही प्रोपोजिशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम लोग 111 में प्रेसिडेंट की चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग आर्टिकल 200 में गवर्नर की चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम लिमिट फिक्स की है उसे कैसे अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उस टाइम लिमिट पे चर्चा करते हैं। और अगर उस टाइम लिमिट का, उस मैंडेट का जो सुप्रीम कोर्ट आज बेटा इंपोज कर रही है, अगर गवर्नर ने कंप्लाई नहीं किया, गवर्नर ऑफिस ने उसके साथ फ्रॉड किया, तो फिर बेटा क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। जो आज 10 बिल तमिलनाडु के अप्रूव किए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भविष्य में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो चलिए आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करता हूं। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ विद होल्डिंग एसेंट, भाई गवर्नर ने पूरा मन बना लिया कि वो अपनी एसेंट नहीं देगा, वो अपनी एसेंट को विद होल्ड करेगा। इन केस ऑफ विद होल्डिंग एसेंट और रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसने कहा नहीं भैया हम अपनी एसेंट को विदहोल्ड करने वाले हैं, या जो बिल हमको विधानसभा ने भेजा है वो हम प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे। ठीक है, कर लो, आपकी पावर है आर्टिकल 200 में, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर विद होल्डिंग हो रही है, अगर रिजर्वेशन ऑफ बिल हो रहा है, और उस पर बेटा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आर्टिकल 163 वाली, उसने भी अपनी एड एंड एडवाइस दे दी है, तो गवर्नर से कहा जा रहा है आपको जो भी निर्णय लेना है आप 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है, टाइम फ्रेम है 1 महीना,
1 महीने के अंदर अपना निर्णय ले लीजिए अगर विदहोल्ड करना है, यदि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, और आपके निर्णय आपके डिस्क्रिप्शन में स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आपके साथ है, तो 1 महीना। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ विदहोल्डिंग contrary to the advice of state council of minister, the governor must return the bill together with a message within maximum period of 3 months। याद करना पड़ेगा, पहले वाले में 1 महीना था, इसमें 3 महीना। राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, वो कह रही है गवर्नर साहब ऐसा मत करिए। गवर्नर तब भी बिल के ऊपर जो उनकी एसेंट है उसे विदहोल्ड करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट के लिए उसे रिजर्व करना चाहते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बगैर कहा गया 3 महीने में अपना निर्णय ले लो। 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं। पहले वाले में 1 महीना था, इसमें 3 महीना है। ये क्लॉज बेटा केवल विद होल्डिंग एसेंट पर एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बिल, रिजर्वेशन ऑफ बिल में भी अगर कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर कहता है कि नहीं हम प्रेसिडेंट के पास बिल भेजेंगे इसलिए हम उसको रिजर्व कर रहे हैं, तब भी गवर्नर के लिए कहा गया ही शैल मेक सच रिजर्वेशन विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ। पहले वाले में 1 महीने का पीरियड, दूसरे में विद होल्डिंग में 3 महीना, रिजर्वेशन ऑफ बिल में 3 महीना। 3 महीना 3 महीना, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस नहीं है, गवर्नर अपने एंड पर ये कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बिल after reconsideration in accordance with the first proviso, the governor must grant assent forthwith subject to maximum period of 1 month। कहने का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल भेजा गवर्नर के पास, गवर्नर ने कहा कि एक बार रिकंसीडर कर लो। रिकंसिडरेशन के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बिल गवर्नर के पास भेजती है, कहा गया 1 महीने के अंदर आपको अपनी एसेंट दे देनी है। जो इस केस में हुआ, तमिलनाडु वाले केस में रिप्रेजेंट किया गया था ना, तो अब ये नई सही समय सीमा है 1 महीना। तो ये कुछ ऐसे हैं, 1 महीना, 3 महीना, फिर से 3 महीना और 1 महीना। ये 4 टाइम पीरियड फॉर एग्जामिनेशन फॉर योर कंसेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर से जो बात सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के जजमेंट में कही स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, वही सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल 2025 को रीअफर्म कर रही है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इसीलिए आर्टिकल 163 का रेलिवेंस है, इसीलिए प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 74 और 75 का रेलिवेंस है कि चाहे बात गवर्नर की कर लो चाहे प्रेसिडेंट की कर लो, ये जो भी करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर करेंगे। सवाल ये उठता है, ये अगर यह ना माने तो, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात ना माने, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो टाइम पीरियड इंपोज किया गया उसे ना माने, तो कोई बात नहीं। हमारे पास जुडिशियल रिव्यू IR कोयलो का केस है बेटा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट फिर से जुडिशियल रिव्यू करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उन सारे बिल्स को अप्रूव कर देगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस विषय को बहुत ही बढ़िया तरीके से ना केवल पढ़ेंगे, ना केवल समझेंगे, अपितु इस पर बढ़िया आंसर राइटिंग करेंगे। मैं कहता हूं वक्फ बोर्ड बिल जो मैंने अभी कल परसों में जिसका लेक्चर लिया, ये 8 अप्रैल 2025 का ऐतिहासिक जजमेंट, 101% बता रहा हूं, आना ही आना है, पेपर आउट कर रहा हूं। अब आप देख लो। ठीक है, तो मैं आशा करूं आप इसे पढ़ेंगे, मुझे जरूर फीडबैक देंगे जैसा आप करते हैं टेलीग्राम पर कमेंट सेक्शन में। इसी तरीके से मैं दूसरे विषयों को लेकर आऊंगा जल्द ही। यूपी और बिहार के APO एग्जामिनेशन आपको पता है पाइपलाइन है, कभी भी नोटिफाई हो सकते हैं, उनको लेकर भी एक अच्छी प्लानिंग मैंने की है। तो APO को लेकर भी आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कारम। मैंने आसान भाषा में गवर्नर और प्रेसिडेंट से जुड़े जो प्रोविजन है उसे समझाने की कोशिश की। इसी बहाने आर्टिकल 111 और 200 का आपका रिवीजन भी हो गया। मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।